गाड़ी है वो एमपी की मध्य प्रदेश की, जो गांजा तस्कर है वो मध्य प्रदेश की, उड़ीसा से आ रही थी और मध्य प्रदेश जा रही थी। ये अक्सर ये देखा गया है कि चाहे महासमुंद में हो, चाहे बस्तर में हो, चाहे रायगढ़ के क्षेत्र में हो, लगातार गांजा तस्कर उड़ीसा से आ रहे हैं। उड़ीसा आंध्र प्रदेश से गांजा दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है और छत्तीसगढ़ होकर वो गुजरते हैं और लगातार पुलिस इसमें जुटी हुई है और जहां भी हमें मतलब सूचना मिलता है तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए इस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस विभाग में जो नया बैच आ रहा है उनमें काम करने के प्रति एक जुनून है, एक एग्रेशन है और ऐसे ही आज आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने अभी दुर्ग शहर में सीएसपी की पोस्ट संभाली है और गांजे जैसे विषय पे, गांजे जैसे अपराध पे एक बड़ी कार्रवाई की है। 51 किलो गांजा इनकी और इनकी टीम की ओर से पकड़ा गया है और जाहिर सी बात है एक बार फिर से तस्करी का नेटवर्क उजागर हुआ है। इस पूरे विषय में और उनकी जीवनी के संबंध में बात करना चाहेंगे जितेंद्र कुमार यादव साहब से। जितेंद्र साहब ये बताएंगे, ये जो 51 किलो गांजा आपने पकड़ा अभी, इसका पूरा जो नेक्सस है वो कितना देख पा रहे हैं? जो अभी हमने गांजा पकड़ा था रसमड़ा पे, अंजोरा थाना के अंतर्गत, चौकी के अंतर्गत आता है, उसमें जो अधिकतर जो गांजा आ रहा है हमारे राज्य में वो उड़ीसा से आ रहा है। तो इसमें भी हमें यही सूचना मिली थी कि संबलपुर से एक वाइट कलर बुलेरो में, जिसका नंबर आप लोगों को ज्ञात था नंबर, और वो गांजा लेकर आ रहे हैं। उसमें ये भी सूचना मिली थी कि जो कैरेट है उसमें छुपा कर ला रहे हैं, क्योंकि सब्जी बेचने गए थे उसमें वापस आ रहे हैं करके। उसके बाद इस सूचना पे हमारी जो टीम है उसने नाकेबंदी की थी रसमड़ा के पास में और हमने उसको फिर पकड़ा था, 4 लोगों को पकड़ा था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो हमारे जो निचले लेवल के जो कांस्टेबलरी है और जो स्टाफ्स हैं, नीचे स्टाफ हैं, उनका सूचना तंत्र काफ़ी काम करता है इसमें। वो एक सूचना तंत्र वहाँ से ही विकसित करते हैं जो जहाँ से ये सप्लाई हो रहा है, तब हमें सूचना मिलती है और उसके बाद हम पकड़ते हैं। जितेंद्र साहब उसी पत्थल गांव से रहने वाले हैं जहां वर्तमान में एक घटना घटी थी जब गांजे से लोडेड एक गाड़ी नवरात्र में विसर्जन, माता के विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को रौंद कर भागती हुई देखी गई थी। आपने भी ये वीडियो अपने मोबाइल पर या फिर और सोशल मीडिया साइट्स पर देखी होगी। उसके बाद जो प्रदेश के सीएम हैं भूपेश बघेल साहब, उन्होंने आदेशित किया था कि छत्तीसगढ़ में किसी भी सूरत में जो नशे का कारोबार है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर एक चीज़ बताएंगे, ये जो नेक्सस है, ये जितने भी मामले आते हैं गांजा तस्करी के, उसके तार उड़ीसा से ही जुड़े होते हैं, तो ये कितना बड़ा नेटवर्क है और इसमें काम करने वाले लोग, जो अभी प्राइमा फेसी एनालिसिस है आपका, वो क्या कहता है? अभी जो प्राइमा फेसी एनालिसिस, इसमें हमने ज़्यादा काम तो नहीं कर पाए हैं। अभी मेरे अंडर में ज़्यादा काम तो नहीं हो पाया है, पर अभी हम उसमें जांच कर रहे हैं कि उनका नेक्सस, क्योंकि ये लेयरिंग सिस्टम में काम करते हैं, जहां इसका उत्पादन होता है उसके बाद जहां मतलब मार्केटिंग तक बहुत सारे लेयर होते हैं जिनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, टफ टास्क होता है, और वो काम किया जा रहा है अभी धीरे धीरे। लेकिन ये तो एक छोटा खेप था और बड़े बड़े खेप जो हैं वो चलते रहते हैं, जो कि DRI और विभिन्न टीम पकड़ती रहती हैं। फिलहाल जो हमने जो पकड़ा है उसमें यही सूचना मिली है कि संबलपुर से ये सप्लाई हुआ था, तो हम आगे उसकी लेयरिंग को जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से लेयरिंग है। जो भी अपराधी पकड़ाते हैं सर, जाहिर सी बात है उसके लिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो भी आप लोग को सपोर्ट करती होगी, लेकिन एक मुखबिर तंत्र जैसा आप लोग अपने शब्दों में बताते हैं, स्टेटमेंट में देते हैं, तो जो मुखबिरों के द्वारा मिली हुई जानकारी है उस आधार पे पुलिस ख़ास तौर पे एक्टिवेट हो जाती है। फ़र्ज़ करिए कि मुखबिर अगर अपना काम करना छोड़ दें, मुखबिर ध्यान ही ना दें, तो उस स्थिति में क्या होगा? देखिए, ये जो अधिकतर जो ऐसे केसेस जो हम पकड़ते हैं उसमें ह्यूमन इंट का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है, क्योंकि टेक्निकल इंट बहुत ही कम मिल पाता है इन सब चीज़ों में। तो मुखबिर हमें डेवलप करना पड़ता है। अब ये हमारा काम है, पुलिस का काम है या बाकी जो एजेंसीज हैं उनका काम है कि मुखबिर सूचना तंत्र हम मजबूत करें और पता करें। इसमें या तो 2 प्रकार से हो सकता है, या फिर ये हमारे कांस्टेबल्स हैं जो कि ज़्यादा एक्टिव होकर काम करें, या फिर वो और प्लांट करें, जो मुखबिर प्लांट करें। तो ये काम लगातार चलता रहता है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा में। अगर एक मुखबिर काम नहीं करता तो दूसरे मुखबिर को पकड़ा जाता है और दूसरे मुखबिर से काम कराया जाता है। तो ऐसे कई सारे हमारे नेटवर्क डेवलप किए जाते हैं और ये मतलब कि ये सूचना तंत्र जो हमें मिलता रहे, इसका विकास किया जाता है। जो उड़ीसा का नाम आता है बार बार, उड़ीसा
उड़ीसा से गांजा तस्कर सप्लायर बड़े नेक्सस के तौर पे काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी सप्लाई हो रही है, छत्तीसगढ़ से होते हुए अन्य राज्यों तक भी ये नेटवर्क और ये नेक्सस पहुंचा हुआ है। इसकी जड़ें बहुत गहरी गड़ी हुई हैं। इसको देखते हुए क्या लगता है सर, ये नेक्सस अगर आप लोग बीच में बैठे हैं उड़ीसा और अन्य राज्यों के बीच में और स्टेट को भी बचाना है इस जगह पे, तो इसके लिए प्रॉपर जो फाइनलाइज किया हुआ प्लान रहना चाहिए, जो मास्टर प्लान रहना चाहिए, वो क्या होना चाहिए इस पूरे नेक्सस को रोकने के लिए और इनके जो बड़े मास्टरमाइंड हैं उन तक पहुंचकर उनको दबोचने के लिए? इसमें अभी जो प्लानिंग और मतलब कि जो ऊपर से जो निर्देश हैं, मतलब मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमारे राज्य से एक भी पत्ता गांजे का नहीं पार होना चाहिए। तो पहले से ही इसकी मतलब पहले भी इनकी हमें निर्देश मिले थे और पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रही थी। और इसमें जितने भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें फिक्स्ड नाके बनाए गए हैं और वहाँ सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी हो रही है। और इस प्रकार का कोई सा भी सूचना होता है तो पकड़ रही है। जैसे महासमुंद में बड़ी कार्रवाई हो रही है, रायगढ़ में बड़ी कार्रवाई हुई है, अभी मुंगेली में बड़ी कार्रवाई हुई है, जीपीएम में बड़ी कार्रवाई है। तो इस तरह जितने भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही हैं और लगातार पुलिस इसमें जुटी हुई है। और जहाँ भी हमें मतलब सूचना मिलता है तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए इस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हुई गांजे की नेक्सस की बात। जैसे कि दुर्ग शहर है, ये दुर्ग संभागीय दर्जा है दुर्ग को, और जाहिर सी बात है यहाँ पर एक ब्राउन शुगर का भी कारोबार लंबे समय से यहाँ पैर पसारे हुए है। शंकर नगर एरिया हो गया, विजयनगर एरिया हो गया, या स्टेशन के जो क्षेत्र हैं वहाँ भी नशे का कारोबार और ख़ास तौर पे ब्राउन शुगर। और इन सारी घटनाओं के पीछे अक्सर एक नाम आता है महाराष्ट्र से ये सारे तार जुड़े हुए बताए जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा नेक्सस है। महाराष्ट्र से इसके तार जुड़े हुए मिलते हैं। कई बार जो ब्राउन शुगर के तस्कर हैं उनको पकड़ा भी गया है, लेकिन 10 पुड़िया, 20 पुड़िया, 25 पुड़िया, 50 पुड़िया, इस तरह से। और लगातार ये स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में और युवा वर्ग को सप्लाई करके एक तरह से ये भी एक बहुत बड़ा डैमेज है। उसको सुधारने के लिए सर अभी जैसे आपकी सोच क्या कहती है, ये जो नेक्सस है इसके लिए विशेष क्या? देखिए, नशा का कारोबार जो है वो जो बर्बाद करता है उसकी आप हम तुलना नहीं कर सकते। जैसे हम पंजाब में देखते हैं, दूसरे स्टेट्स में देखते हैं, तो उस हिसाब से पहले भी कार्रवाई हुई थी, रायपुर पुलिस द्वारा, दुर्ग पुलिस द्वारा कार्रवाई हुई थी। और इसमें भी हम नेटवर्क डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से जो आता है सामान आता है, कौन है इसका। और ये नेटवर्किंग हम अंदर ही अंदर मुखबिर तंत्र से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है हमारे पास में कि जहाँ बिक रहा है, ऐसा करके हमारे पास सूचना नहीं आई है। और हम अंदर से लगे हुए हैं, मुखबिर तंत्र डेवलप कर रहे हैं। और मेरे को निकट भविष्य में ये उम्मीद है कि हम इस नेटवर्क को तोड़ने में सक्षम रहेंगे। आप न्यूली ज्वाइन अधिकारी हैं और जाहिर सी बात है आपके जीवन में अभी चुनौतियाँ बहुत सी आनी बची हैं। तो जो इस तरह के जो नेटवर्क है उनके जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, क्या उन आधार पे भी जो बड़े चेहरों के नाम आए हैं उन बड़े चेहरों तक ये कोशिश रहेगी कि आप पहुँचें? अगर आज तक कोई पूर्व अधिकारी या जिन्होंने प्रयास नहीं किया उनको छोड़ते हुए आप उस सो फार जाकर काम कर पाएँ, या उस बड़े खिलाड़ी तक या उस बड़े नशे के सप्लायर तक आप पहुँचे और उन्हें जेल की सलाखों तक पहुँचाएँ? अभी जो हमारी जो कार्य पद्धति जो चल रही है उसमें हम ये करते हैं कि कोई सा भी अपराध है उसमें हम पुराने अपराधियों या फिर जो जिनके पहले से ही अपराध दर्ज हैं उनकी तस्दीक, मतलब 360 डिग्री हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन चलती है। तो उसके हिसाब से हमारे पास डाटाबेस रहता है और जो हमारा जो अगला जो कार्यवाही होता है उसको ध्यान में रखते हुए हम कार्यवाही करते हैं। और निश्चित रूप से अगर जांच में कुछ बातें आती हैं फ्यूचर में तो उस पर कार्यवाही होगी। तो जितेंद्र साहब से ये तो हुई एक कॉमन बातें जो उनके वर्क प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। अब थोड़ा सा सामान्य बातें भी की जाएं। जितेंद्र साहब पत्थल गांव के रहने वाले हैं और एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं। सर, जो आपका जीवन रहा है उसमें आपकी जो पारिवारिक स्थिति रही है वो कैसी रही है, और आप जब प्रेरित हुए और इस डिपार्टमेंट को आपने चुना यहाँ ड्यूटी करने के लिए, तो उसकी सोच जो थी वो क्या थी? मेरा जो प्राथमिक जो शिक्षा गांव से ही हुई थी। मेरा घर अभी भी गांव में है, पाकर गांव एक जगह है, पत्थल गांव सब डिवीज़न में ही है। और उसके बाद मैं नवोदय चला गया था पढ़ाई करने के लिए। तो मेरे लिए बहुत मतलब कि गौरव का विषय है, मेरे खुद के लिए गौरव का विषय है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। क्योंकि वहाँ से फिर निकल कर दिल्ली जाना, तैयारी करना, मद्रास में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है। पर मैं भगवान को और सभी को जिन्होंने मुझे हेल्प किया था, अपने परिवार को, सबको इतना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। इससे पहले मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था, 2015 में मैंने ज्वाइन किया था। तो उसके बाद जब मेरा यहाँ IPS में सिलेक्शन हुआ और मुझे होम कैडर मिला
तो मैंने सोचा कि होम कैडर मिला है, यहाँ काम करने का अगर मौका मिलता है तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद फिर मैंने IPS छत्तीसगढ़ होम कैडर में ज्वाइन किया। तो मेरा यही था, उद्देश्य यही है कि घर में काम करना और जितने लोगों की मदद हो सके अपनी सर्विस के थ्रू कर सकते हैं तो उतना बेहतर। चेयर को संभालना कितने बड़े चुनौतियों का काम है, जहां राजनीतिक पॉलिटिकल प्रेशर भी रहते हैं, लोगों का भी दबाव रहते हैं। हो सकता है आपको कई कार्रवाइयों के लिए भी बोला जाता रहा और ऊपर मातहत अधिकारियों से सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है, ये आप बताएंगे। तो ये जो चेयर है इसको संभालना कितनी बड़ी चुनौती का काम है? देखिए, ये जो चेयर है, हो सकता है कई लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है, पर अगर आपका विज़न क्लियर है तो आपको काम करने में बहुत आसानी होती है। मुझे अभी तक ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर या फिर कुछ कभी महसूस नहीं हुआ। अगर आपका विज़न क्लियर है कि आपको पब्लिक सेंट्रिक जाना है, कि पब्लिक के लिए काम करना है, जिसके लिए हम बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरा विज़न क्लियर है कि मैं पब्लिक के लिए काम करूँगा, दुर्गवासियों के लिए काम करूँगा। जितेंद्र साहब ने चर्चा से पहले बताया था कि उनके जो आइडल रहे हैं वो अब्दुल कलाम साहब रहे हैं। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहा हूँ। अब्दुल कलाम साहब देश को आगे प्रगति की ओर ले जाना चाहते थे और साथ साथ एक ईमानदार देश को स्थापित करना भी चाहते थे। आज लगता है सर, जैसे कि डिपार्टमेंट में भी कई एक सवालों का दौर चलता है कि जो कई अधिकारी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई अधिकारी हैं जो बहुत इजी गोइंग में लेते हैं और जो फरियादी रहती है उनकी समस्याओं को उस दिशा से, उस एग्रेशन से उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और साथ साथ कुछ जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं वो भी सुनने देखने को मिलती हैं। ये जब सुनने को मिलता है तो कैसा लगता है? देखिए, सिस्टम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कहीं भी आप या फिर प्रशासन में ले लें या पुलिस में भी ले लें, सिस्टम कॉम्प्लेक्स रहता है। लेकिन अगर आपका विज़न स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना है, एज ए लीडर आपको सपोर्ट करना है, और जो लोग गलत काम में संलिप्त हैं उनको वो पनिशमेंट भी देना है, और उनको मतलब कि यहाँ जो हमारे जो सिस्टम से उनको निकालना भी। तो वो काम मेरा मतलब कि एक अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अगर सोचते हैं उस चीज़ को तो दिक्कत नहीं होगी। और मेरा यही सोच है कि जो भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो बेहतर काम कर रहे हैं, इनोवेटिव काम कर रहे हैं, और जिनके कारण मतलब डिपार्टमेंट या जैसे पुलिस बेहतर हो रही है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जो लोग हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका नाम ख़राब कर रहे हैं या उसके लिए गलत काम कर रहे हैं, तो उनको हम उसी हिसाब से कार्रवाई भी करें। जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार की बात कही जाती है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या फिर जो और भी गृह विभाग से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा ये दावा किया जाता है कि ये समय समय पे ये चीज़ें चेंज आउट होती रहती हैं। आपको क्या लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी वर्तमान में कितना है? जब आप काम करने निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कम है या उसे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है? महसूस क्या करते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एक ऑफिस हो गया, घर हो गया, और कई सारी चीज़ें हैं। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऑफिसर्स के लेवल से नहीं देखना चाहिए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को एक जवान के लेवल से देखना चाहिए कि जवान को कितनी सुविधाएं मिलती हैं। एक जवान 14 घंटे काम करता है, 15 घंटे काम करता है, तो हम एक जवान इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको एक घर मिले, और एक अच्छे से रहने की, एक अच्छे से मतलब कि जब ऑफिस में काम करता है तो अच्छी व्यवस्था मिले। तो उन चीज़ों में हमारी कमियां हैं और निरंतर हम सुधार कर रहे हैं कि जितना, क्योंकि पुलिस फोर्स जो होता है बेसिकली फोर्स है, ज़्यादा फोर्स मतलब कि नंबर्स ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए एक साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, एज ए डिपार्टमेंट के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। तो वो धीरे धीरे उसमें हम निरंतर उस पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हमारा जो फोकस मेन होता है कि एक जवान को भी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, और इस पर हम काम कर रहे हैं। पुलिस के साथ मनोविज्ञान का एक अंदरूनी नाता रहता है। एक मनोवैज्ञानिक पुलिस भी कहा जा सकता है, जैसे कि अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग तौर पे इन्वेस्टिगेशन के चरण होते हैं। और जाहिर सी बात है, ना सिर्फ गांजा या शराब तस्करी या और नशे के और मादक पदार्थों की तस्करी की बात हो, हत्या, अपहरण, लूट, वैराइटीज़ रहती हैं क्राइम में। तो इन सब वैराइटीज़ को सॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़े नेटवर्क और बहुत बड़ी माइंड स्टेबिलिटी की आवश्यकता रहती है। तो क्या लगता है सर कि जो बहुत माइंड स्टेबिलिटी में ध्यान देते हैं, और जब नीचे के जो टीम रहती है वो भी उतना इम्प्रूव रहे तब कोई चीज़ें सॉल्व हो पाती हैं? अगर नीचे के लोग इम्प्रूव्ड नहीं मिलते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। इसमें क्या है कि जो भी अपराध होता है, उस अपराध का अगर नियंत्रण हो या डिटेक्शन हो कि या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, कोई भी हो पुलिसिंग में, ये सारा टीम वर्क होता है। एक ज़िले में
जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनके अंडर में सारी टीम काम करती है दूर की, तभी कुछ हम काम कर पाते हैं। तो उसमें एक सिपाही के स्तर से लेकर एक चौकीदार, एक गांव का जो चौकीदार होता है उससे लेकर एक डीजीपी तक सारे लोग एक टीम में काम करते हैं, तभी हम स्टेट की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसमें एक एक एम्प्लॉय, एक एक कांस्टेबल का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हम एज ए लीडर, जैसे अगर हम एक छोटे सब डिवीज़न के लीडर हैं, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि सभी का जो एक कांस्टेबलरी भी है वो भी इतना एम्पावर्ड हो कि उस काम को करने में सक्षम हो, ताकि एक टीम अच्छे से काम कर सके। आपके एजुकेशन लाइफ की बात हो या फिर इस चेयर तक के संभालने तक का जो सफ़र रहा हो, अगर आपको जीवन में जो 5 चीज़ें हैं जो आपको पसंद आती हों, आपको काम से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं, किसी भी बातों को आप रख सकते हैं, जो 5 चीज़ें हैं वो आपको जीवन में कौन सी पसंद आती हैं? 5 चीज़ें अगर बोलेंगे तो डायरी राइटिंग करता हूँ कभी कभी, तो उसमें कुछ लिख लेता हूँ, शायरी वायरी कुछ लिख लेता हूँ, थोड़ा मोड़ा काम अच्छा लगता है। बाकी खेल में बैडमिंटन और वॉलीबॉल अच्छा लगता है। बाकी कई बार रनिंग वनिंग भी हो जाती है। ऐसे ही है, कुछ विशेष नहीं है। मूवीज़ देख लेते हैं, बस ऐसा ही। अच्छा, ऐसा ही अगर मैं इसके उलट ये सवाल करूं कि 4 से 5 बुरी चीज़ें जो आपको प्रोफेशन में रहते हुए भी बुरा लगता है, एक सामान्य ज़िंदगी को जीते हुए भी बुरा लगता है, ऐसे कौन से बिंदु हैं? ये मेरी लाइफ से है या फिर मतलब कि 5 आपकी लाइफ से? 5 बुरी चीज़ें, ऐसा कुछ मतलब अगर इंट्रोस्पेक्शन करें तो थोड़ा सा लोगों से, देखिए ये पब्लिक सर्विस है और लोगों से जितना ज़्यादा मिल सकते हैं उतना बेहतर है। तो पहले जैसे IRS में था तो क्या होता था, चीज़ वहाँ कम लोगों से कम मिलना होता था। तो मैं अपने उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों से मिलूँ, जितने लोगों से ज़्यादा बात कर सकूँ, उतना बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि ये सर्विस को तभी मैं जस्टिफाई कर पाऊँगा कि यहाँ पास मैं बैठा हूँ करके। तो मेरे को लगता है ये जो मेरा पहलू है कि और लोगों से मिलूँ और लोगों के से संपर्क में रहूँ, वो मैं उसको सुधारना चाहता हूँ और ज़्यादा सुधारना, बेहतर करना। आपको समाज से जो मिलता है, जो ट्रिब्यूट मिलता है, उसमें जो नेगेटिव है, पॉजिटिव तो मिलता ही होगा। जब अच्छा काम करेंगे तो पॉजिटिव भी लोग कहते हैं। नेगेटिविटी कहाँ से आती है मन में? अगर काम करते वक्त कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उस वक्त कोई नेगेटिव प्रोसेस हो जाए तो उस समय को किस रूप में देखते हैं? देखिए, लाइफ का ऐसा है कि हमेशा आप पॉजिटिव नहीं रह सकते। कई बार ऐसा फेज आता है जब आप निगेटिव रहते हैं। कई बार समाज से आता है, कई बार अगल बगल वालों से आता है, कई लोगों से आता है, नेगेटिव आता है। लेकिन उसको क्या है कि हम उसमें फ़िल्टर करते हैं फिर कि कौन सी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस पर हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ को हम करने की कोशिश करते हैं। और जब आप एक अच्छा काम करते रहते हैं तो अपने आप अंदर में एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि मैं एक अच्छे काम के लिए किसी चीज़ को कर रहा हूँ। तो वो जो नेगेटिविटी रहती है अपने आप वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। जितेंद्र साहब, आखिरी सवाल है, जो हमारे दर्शक हैं और समाज है, उसको संदेश क्या है? जितेंद्र जी पढ़ाई किए, पढ़ाई करके एक युवा के तौर पे सामने आया और युवा के साथ साथ जिम्मेदारियों के साथ निर्वहन करते हुए आज इस चेयर में बैठे हैं और बहुत सारी बड़ी जवाबदारियों को आप संभालने जा रहे हैं और आगे भी आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी। तो जो संदेश है युवा वर्ग को, समाज को, वो आपकी ओर से क्या है कि एक बेहतर इंसान कैसे बन सकता है, उसके बारे में? देखिए, हम क्या होता है कि हम जनरली दूसरों से कंपेयर करते हैं चीज़ों को, या फिर दूसरे ये कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, कोई दूसरा बुरा कर रहा है। तो अगर हम सेल्फ सेंट्रिक होकर ये सोचने लग जाएं कि हम बेहतर करें, अगर हम बेहतर करेंगे तो समाज बेहतर होगा, समाज बेहतर होगा तो देश बेहतर होगा। अगर इस मोटो को लेके चलें तो एक एक मतलब ईंट से भवन बनता है, उसी प्रकार लोगों को ये सोचना चाहिए कि कैसे हम मतलब कि समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं। और इसमें अगर युवा वर्ग है जो कि आगे बढ़ना चाहता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो थोड़ा सा उनको क्या है कि एक ड्रीम, जो अपना जो भी ड्रीम है, जिस चीज़ को लेकर भी ड्रीम है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कि किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसको प्रोटेक्ट करके आप पेशेंटली हार्ड वर्क करते रहेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी कि किस डायरेक्शन में जाना है आपको। लेकिन अगर आप कुछ सोचते हैं तो उसको एज अ ड्रीम बनाना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपके ड्रीम को। ये काफ़ी अच्छी बात निकल कर सामने आ रही है। जो ड्रीम है या सपने हैं, आप उसको प्रोटेक्ट करिए, सुरक्षित करिए। और जाहिर सी बात है, अगर अच्छा इंसान बनना है तो निरंतर मेहनत ज़रूरी है, आत्ममंथन ज़रूरी है। ऐसी ही शख्सियतों से हमारा चैनल आपको लगातार रूबरू कराता रहेगा और लगातार हम खबरों के साथ साथ आपको निजी ज़िंदगियों के बारे में भी दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। कोई इंसान कितना बेहतर कैसे बन सकता है, इस बारे में भी लगातार हमारा संदेश आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं
तो इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका प्यार और आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से मैं हूं शशिकांत तिवारी।